हेलो एवरीवन, आई एम अंकित चौहान, द मैकेनिकल मेंटोर। और इस चैनल में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स की। और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन सिविल इंजीनियरिंग का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो किस सब्जेक्ट से है? वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के पहले बेसिक टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेस, इसकी बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस क्या है, वाई वी आर स्टडिंग दिस। फिर हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी दिस, हाउ टू स्टडी दिस। फिर हम बात करेंगे होता क्या है ये, व्हाट इज स्ट्रेस। साथ में बात करेंगे स्ट्रेस की यूनिट की। तो हम इस वीडियो में ये 4 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक रहेगा स्ट्रेस, उसकी इम्पोर्टेंस, हाउ टू स्टडी दिस एंड व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेस। अब आप सोच रहे होंगे नाम स्ट्रेस है, भाई ये खूबसूरत कैसे हुआ? अब जब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो स्ट्रेस जो हमारा टॉपिक है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी हम मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में, इवन इस यूनिवर्स में, जब भी हम किसी मटेरियल को यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो बिफोर यूजिंग दैट मटेरियल वी शुड नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेस से समझ में आएगी हमें कि किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है। और वो कैसे समझ में आएगी कि जब भी हम किसी बॉडी पर, दैट इज कंसीडर अ बॉडी, हम कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं। अब एक्सटर्नल लोड के भी टाइप्स होते हैं, बट वी आर कंसिडरिंग द फर्स्ट वन। तो जब भी हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, ये दिस इज एक्सटर्नल लोड, तो जो इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इट्स ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये अपोज करेंगे इसको, इस फोर्स को ये अपोज करेंगे। और जब ये इसको अपोज करेंगे तो वो जो फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे रेजिस्टिव फोर्स। एंड दैट रेजिस्टिव फोर्स कौन लगा रहा है? द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ द बॉडी। तो दैट मीन्स दैट रेजिस्टिव फोर्स विल बी इंटरनल फोर्स। और यहीं से हमें कंसेप्ट मिलेगा स्ट्रेस का। तो यहाँ पर एक बात और समझने की है कि ये जो बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये बॉडी एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। कैसी बॉडी है? डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये बॉडी है, अगर मैं इसके ऊपर कोई लोड लगाता हूँ तो इसमें डिफॉर्मेशन आएंगे। और अगर इसमें डिफॉर्मेशन आएंगे तो उसकी डायमेंशन में चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाया जैसा आप देख रहे हैं, तो इसकी लेंथ L1 थी, तो इसकी लेंथ L2 हो जाएगी, तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा L2 माइनस L1। एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा L से, तो डेल्टा L विल बी द डिफॉर्मेशन। तो कोई भी डिफॉर्मेबल बॉडी की जो हम बात कर रहे हैं, जब भी हम उस पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें डायमेंशन में, उसकी डायमेंशन में चेंज आते हैं, और उसकी डायमेंशन में चेंज आना ही कहलाता है डिफॉर्मेशन। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। तो डिफॉर्मेबल बॉडी इज the body when we applied an external load to it can be deformed. Okay, so ये थी डिफॉर्मेबल बॉडी। और हम स्ट्रेस को पढ़ने के लिए इसी बॉडी को एग्जाम्पल लेंगे। तो हमने कोई भी मटेरियल लिया और ऐसा मटेरियल लिया जो डिफॉर्मेबल है, और अब हमने इस पे अप्लाई किया, जैसा हमने पहले ही बताया, एक एक्सटर्नल लोड P। जब हमने एक्सटर्नल लोड लगाया, इसको हम क्लियरली लिख देते हैं, दिस इज एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड अप्लाइड बाय अस। तो जैसे हम ये लोड अप्लाई करेंगे तो ये जो बॉडी है, इसके जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे? वो अपोज करेंगे। किसको अपोज करेंगे? इस एक्सटर्नल लोड। तो उसको चेक करने के लिए हमने इसको क्रॉस सेक्शन लिया, हमने इसको कट किया यहाँ से, और ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। और इस क्रॉस सेक्शन पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं हमने यहाँ पर बना दिए। देयर आर नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं। और हमने ये लोड P यहाँ पे एक्सटर्नल लगा रखा था।
हम जो चेक कर रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन पर चेक कर रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो लोड लगा हुआ है क्रॉस सेक्शन के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपनी अपनी कैपेसिटी से ये F1 से अपोज करेगा, ये F2 से करेगा, ये F3 से करेगा, और जितने भी फोर्स होंगे वो अपनी अपनी कैपेसिटी से करेंगे। तो जो टोटल रेजिस्टिव फोर्स होगा, टोटल रेजिस्टिव फोर्स मीन्स इस क्रॉस सेक्शन पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का सम, तो दैट विल बी F एंड इट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन, जितने भी मॉलिक्यूल्स वहाँ पर होंगे। तो टोटल रेजिस्टिव फोर्स कितना हो गया क्रॉस सेक्शन पर F। और let us consider this area, cross sectional area is A. So now we can define the stress. So this total internal resistive force, internal हमने इसलिए बोला क्योंकि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कर रहे हैं इसको, रेजिस्टिव इसलिए बोला जब आपने एक्सटर्नल अप्लाई लोड अप्लाई किया तब उन्होंने रेजिस्ट किया इस फोर्स से। तो दिस टोटल इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो अब हमें स्ट्रेस की डेफिनेशन मिल गई। Stress will be equal to total internal resistive force per unit क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस पर ये टोटल इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लगा हुआ है। तो हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कितना हो गया F, एंड ये एक्ट कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया A पर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। बट इन योर टेक्स्ट बुक व्हाट विल यू फाइंड? दिस फॉर्मूला इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल लोड P, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स F। ऐसा क्यों है और कैसे लिखा हुआ है हम उसकी बात करेंगे। तो अगर हम वी आर कंसिडरिंग दिस स्पेस, अगर हम इस बॉडी की बात करें अंडर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ये जो आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है ये किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के बराबर होगा। तो ये आपको पता है टोटल इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, और ये हमारा है एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। एक्सटर्नल अप्लाइड लोड जब ये बराबर होंगे तो फिर ये जो हमारा फॉर्मूला स्ट्रेस का दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू F की जगह क्या हो जाएगा हमारा P, एंड दैट विल बी P अपॉन A। क्वेश्चन ये उठता है कि हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसको इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? इस फॉर्म में हम इसको इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज जो एक्सटर्नल लोड है वो किसने अप्लाई किया है? वो हमने अप्लाई किया है, और जब वो हमने अप्लाई किया है तो उसकी वैल्यू हमें पता है। F की वैल्यू तो हमें नहीं पता, वो तो मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। जब आप फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो इंटरनली जो रेजिस्ट करते हैं वो तो मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, वो तो हमें नहीं पता, वो तो बाद में आएगा। बट P हमें पता है, P हमने अप्लाई किया। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पज हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं P अपॉन A। नाउ कम्स टू द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस की यूनिट की। तो स्ट्रेस का जो यूनिट है वो हमारा होता है, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट, स्ट्रेस इक्वल टू P अपॉन A। P यहाँ पर क्या है आपका लोड, और A हमारा क्या है एरिया। तो आपको पता है कि लोड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, एरिया का यूनिट हो जाएगा mm स्क्वायर। अब आप बोलोगे हमने मीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिया? बिकॉज जो कैलकुलेशन पर्पज है, इजी कैलकुलेशन के लिए हमें ये पता चलता है कि पर mm स्क्वायर पर ही एक यूनिट का फोर्स आ जाता है। इट मीन्स द कन्वीनियंट यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर, नॉट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एज वेल। So Newton per mm square, and this is also called megapascal.